बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सरवदनाज, बॉटनी की लेक्चरर। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 11 पार्ट 10 एक्सप्लेन करूंगी। आज के टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको समझाऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आपको बताऊंगी व्हाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज रिक्वायर्ड, फिर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सेस और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को डिटेल से समझेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगी ग्लाइकोलाइसिस की दोनों फेसेस के दौरान कितनी प्रोडक्शन रही, और इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए और क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या प्रोडक्शन रही। फिर एंड में हम डिस्कस करेंगे कि नेट गेन पूरे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल के दौरान क्या रहा। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसके बाहर वाली मेम्ब्रेन कहलाती है आउटर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन परमिएबल होती है कुछ आयंस के लिए और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। इसके अंदर पाई जाती है स्पेस, जिसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का कॉम्पोजिशन साइटोसोल के कॉम्पोजिशन से सिमिलर होता है। इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारी इनफोल्डिंग्स होती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ये इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहते हैं। इसके अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। इस मैट्रिक्स में डीएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन ऐसा एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस होता है। लेट्स सी व्हाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज रिक्वायर्ड। हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस हुए थे, और इसी तरह क्रेब्स साइकिल के दौरान भी सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस हुए थे। इसके अलावा NADH और FADH2 भी प्रोड्यूस हुए थे, जिनमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को ज़रूरत होती है ऐसी ट्रांसपोर्ट चेन की जो कि प्रोड्यूस कर सके हाई एनर्जी, ताकि उससे बन सके ATP। इस तरह की ATP फॉर्मेशन जो कि होती है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से, इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इस डायग्राम में हम माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनल स्ट्रक्चर का और क्लोजर व्यू देखते हैं। ये एरिया कहलाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये मेम्ब्रेन जो नज़र आ रही है आपको, ये कहलाती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये अंदर वाली स्पेस जो है ये कहलाती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं 4 कॉम्प्लेक्सेस। पहला कॉम्प्लेक्स कहलाता है NADH रिडक्टेस, दूसरा कॉम्प्लेक्स कहलाता है सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेस, तीसरा कॉम्प्लेक्स कहलाता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, चौथा कॉम्प्लेक्स कहलाता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस। इसके अलावा इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद होते हैं। पहला कहलाता है कोएंजाइम Q और दूसरा कहलाता है साइटोक्रोम C। इसके अलावा इसमें और मिशनरी भी होती है मौजूद, जो कहलाती है ATP सिंथेस। क्रेब्स साइकिल के जो एंड प्रोडक्ट्स यानी NADH और FADH2 बनते हैं, वो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ट्रांसफ़र करते हैं, और इस एनर्जी के रिजल्ट में ATP प्रोड्यूस होता है। पहले हम देख लेते हैं NADH को। NADH पहले कॉम्प्लेक्स यानी NADH रिडक्टेस से जब पास होता है तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और कन्वर्ट हो जाता है NAD प्लस आयन में। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस और इलेक्ट्रॉन कैरियर से ट्रांसफ़र स्टेप बाय स्टेप होते हैं। पहले ये पहुंचते हैं पहले मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर में यानी कोएंजाइम Q में, फिर ये जाते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स में, फिर ये पहुंचते हैं साइटोक्रोम C में, और फिर ये जाते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में, जहाँ पे मौजूद होती है ऑक्सीजन।
और ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं और रिजल्ट में एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो कहलाता है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। अच्छा, इस मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स यानी H आयन इसमें ज़्यादा मौजूद होते हैं। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इन कॉम्प्लेक्सेस में मौजूद होते हैं ये एक मैग्नेट का काम करते हैं। ये अट्रैक्ट करते हैं इन प्रोटॉन्स को और पंप आउट करते हैं इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस, ये वाला पहला वाला कॉम्प्लेक्स, तीसरा वाला कॉम्प्लेक्स, चौथा वाला कॉम्प्लेक्स, ये सब जो है हाइड्रोजन को जो है मैट्रिक्स से जो है अट्रैक्ट करके पंप करते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। ठीक है, इसकी वजह से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और यहाँ पे बढ़ जाती है। तो हाइड्रोजन आयन्स जो है इनको रास्ता चाहिए होता है कि ये यहाँ से निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ गई है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सेस से या कैरियर के अंदर से एंटर नहीं हो सकते, सिर्फ ये एंटर हो सकते हैं एटीपी सिंथेज से। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से एडीपी फॉस्फेट से कंबाइन होता है और रिजल्ट में बन जाता है एटीपी। तो ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो और उसके नतीजे में एटीपी फॉर्म हो जाए, तो ऐसा प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, इसी तरीके से NADH का जो स्टेप है बिल्कुल सिमिलर, FADH2 भी जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और कन्वर्ट हो जाता है FAD प्लस आयन में। ठीक, और इसके भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ट्रांसफ़र होते हैं मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस से और इलेक्ट्रॉन कैरियर से। ठीक, और ये स्टेप बाय स्टेप ये भी यहाँ तक पास होता है और हर स्टेप में इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और फिर ये पंप आउट यहाँ से जो है अट्रैक्ट करते हैं मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयंस को और पंप आउट कर देते हैं कहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक, और दोबारा ये यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन असल में होती क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से ट्रांसफ़र होते हुए एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और जो है ये पूरा प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को आपकी टेक्स्ट बुक की डायग्राम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट लिखा हुआ है AH2, ये शो कर रहा है कि यहाँ पर A जो है ये है कोई भी मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन के साथ अटैच है। जब ये अपना हाइड्रोजन दे देता है NAD को तो ये कन्वर्ट हो जाता है NADH में। ठीक है, इसी तरीके से जब ये FAD को हाइड्रोजन दे देता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में। ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया पहले ये ट्रांसफ़र होता है साइटोक्रोम बी में, फिर ट्रांसफ़र होता है साइटोक्रोम सी में, फिर जाता है साइटोक्रोम ए में, इसी तरीके से जाता है साइटोक्रोम A3 में। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन का प्रोसेस साथ साथ चलता है और आखिरी में ये पहुंच जाता है ऑक्सीजन के पास, जहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर बनता है वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसमें स्टेप बाय स्टेप एटीपी प्रोड्यूस होता हुआ आपको ये इस डायग्राम में शो किया है। ठीक है, तो होता किस तरीके से, एटीपी जो है फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है उस एनर्जी से जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एक्चुअली क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो यूटिलाइज हो रही है एटीपी की प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये कहलाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। लेकिन जो पूरी फॉर्मेशन का स्टेप है वो लास्ट स्लाइड में मैंने जो पंपिंग वाला आपको एक्सप्लेन किया है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी आप पूरा वही वाला प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे वही प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक,
कंप्लीट ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से नेट गेन प्रोडक्शन देखने के लिए हमें सारी साइकिल की प्रोडक्शन देखनी पड़ेगी। तो पहले देख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस की पहली फेज यानी एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज के दौरान क्या प्रोडक्शन हुई। तो इस फेज के दौरान 2 एटीपी जो हैं वो यूटिलाइज हुए थे, जबकि ग्लाइकोलाइसिस की दूसरी फेज यानी एनर्जी यील्डिंग फेज में हमें 2 NADH और 4 ATP की प्रोडक्शन हासिल हुई थी, जिनमें से जो बचे थे वो थे 2 NADH और 2 ATP, क्योंकि इसमें से 2 ATP जो हैं वो पहली वाली फेज में यूटिलाइज हो गए थे, तो सिर्फ 2 ATP बचे थे। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए से एक NADH प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन एक ग्लूकोज से 2 पायरेट बने, इसका मतलब है 2 NADH बने हैं। अब देखते हैं क्रैब साइकिल की क्या प्रोडक्शन रही थी। एक एसिटाइल को एंजाइम ए की पहले प्रोडक्शन देख लेते हैं। इससे ये पहला NADH जो प्रोड्यूस हुआ था, ये दूसरा NADH जो प्रोड्यूस हुआ था, और ये तीसरा NADH जो एक एसिटाइल को एंजाइम ए से प्रोड्यूस हुआ था। इसी तरीके से एक FADH2 प्रोड्यूस हुआ था। एक एसिटाइल को एंजाइम ए की ये प्रोडक्शन है, लेकिन हमने देखा था इसे 2 एसिटाइल को एंजाइम ए चाहिए होते हैं कंप्लीट साइकिल करने के लिए। तो 2 का मतलब है आप इन सारी इस प्रोडक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी NADH जो है हमारे पास 3 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन NADH की कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, 3 × 2 यानी 6 NADH प्रोड्यूस हुए। इसी तरीके से FADH2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने FADH2 प्रोड्यूस हुए, 2, राइट। Now let's conclude the net gain during complete oxidation of glucose molecule. Net gain glycolysis के दौरान जो था वो 2 NADH और 2 ATP है। इसी तरह नेट गेन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम जो था वो 2 NADH था, और नेट गेन ड्यूरिंग क्रैब साइकिल जो हमें मिला है वो 6 NADH, 2 FADH2 और 2 ATP था। इसका मतलब है अब सारे NADH को अगर आप ऐड करें, ठीक है, 2 + 2 + 6 तो कितने हो गए, 10 NADH, और FADH2 सिर्फ 2 ही थे, और इसी तरह 2 ATP जो है वो भी सिर्फ 2 ATP थे। अब हमें ये पता है कि एक NADH जो है वो 3 ATP के बराबर होता है। इसका मतलब है ये जो रिजल्ट में हमें 10 NADH मिले हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे ATP, 30, 3 10 30 ATP। ठीक, इसी तरीके से एक FADH2 जो है वो 2 ATP के बराबर होता है। इसका मतलब है जो हमें रिजल्ट मिला 2 FADH2 जो है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 4 ATP। ठीक, अच्छा, अब क्रैब साइकिल के दौरान जो ATP बने वो कितने थे, 2 ATP। ठीक है, इसका मतलब कितने हो गए, 30 + 4 34 + 2 यानी 36। तो ATP फॉर्म ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो 36 ATP बने, राइट। एरोबिक इसमें मतलब क्रैब साइकिल शामिल हो गया। अब अगर हम ग्लाइकोलाइसिस का देखें कि ATP उसके दौरान कितने बने थे, 2 ATP। ठीक, अगर हम ATP हम ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देख रहे हैं कितने ATP बने, तो इसका मतलब है जो 36 थे उसको आप 2 से प्लस कर देंगे तो 38 ATP ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जब आपसे पूछा जाए एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कितने बने, तो आप बताओगे 36 ATP। ठीक, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग।